जब आप ट्रेंड पे हो तो आपकी सेक्स ड्राइव लाइक मैसिव हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा मैसिव हुई हुई होती है। तो यूजुअली तो इंटरनेशनली जो कोचेस भी अगर अगर पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ट्रेंड पे उसके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। और ज़्यादातर ट्रेंड पे जो चीट करने के चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आई मैं। थिंक आई गेट द पॉइंट वेरी वेल। उसका उसका आज ही मैंने एक देखा था पोस्ट कि somebody इन यूएस, अ फीमेल, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया 1 साल एग्जैक्टली। ओजम्पिक यूज़ करने के बाद। अभी दे आर ब्लेमिंग ओजम्पिक फॉर नहीं। दिस। हाँ। ये हो रहा है हाँ। कि उसने ब्लेम कर दिया ओजम्पिक पे, बट आई डोंट सी ओजम्पिक इज़ अ कल्प्रिट। व्हाट आई सी कि उन्होंने जब ओजम्पिक यूज़ किया उनके पास कोई स्ट्रक्चर प्लान नहीं था टू प्रिजर्व मसल। बिल्कुल ऐसे सही ही है। अभी अगर ओजम्पिक लेते हुए आपने मसल लूज़ किया तो ऑब्वियसली बोन डेंसिटी नीचे जाएगी। वो इवन विद इन अ मंथ और टू उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था पहले 450 पे आया, और विद इन नेक्स्ट मंथ उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो था अप्रोक्सीमेटली 750-800 की रेंज में था 2 महीने के अंदर। और उसको छोड़ने के बावजूद, उसको छोड़ने के बाद भी उसका टेस्टोस्टेरोन वही मेंटेन रहा। बस मैंने उसको बोला अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लो और स्ट्रेस नहीं लो। तो वो अगर डॉक्टर के चक्कर में रहता तो उसकी तो शादी ये थी सामने यार, तो 6 महीने बाद उसकी शादी थी, तो वो क्या करता। तो भाई आज तलहा फिर है हमारे साथ, और इस बार हम कोशिश करेंगे तलहा को इधर उधर नहीं जाने की। हम बिल्कुल टॉपिक पे रहने वाले इस बार। तो तलहा, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं पेप्टाइड्स, साम्स एंड एनाबॉलिक्स। तो पहले हम लोग इसके डिफरेंसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या, तो होता क्या है पहले ये, और उसके क्या क्या डिफरेंसेस है इसके। तो बेसिकली जब एनाबॉलिक्स की बात करते हैं तो एनाबॉलिक्स अगर स्टेरॉइड्स की बात करें, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे ऑलरेडी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप लेके आ रहे हैं एक्सोजेनस हार्मोन्स की तरफ जा रहे हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है। मल्टीपल टेस्टोस्टेरोन डीएचटी ड्राइव कंपाउंड्स आते हैं, जैसे प्रीमेबुलोन हो गया या प्रामेबुलोन हो गया या विंसोल हो गया या व्हाट यू कॉल द मैस्टरॉन हो गया या प्रोवायरन टैबलेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें डीएचटी ड्राइव्ड हैं। ठीक है। फिर 19 और डेरिवेटिव्स आते हैं, फिर उसके बाद फिर मेथाइल ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर इसको एक सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो, इंग्लिश या उर्दू वॉट एवर, सिंपल अगर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो कि भाई स्टेरॉइड्स क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, साम्स क्या होता है और पेप्टाइड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात की जाए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी बॉडी के सिस्टम में कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। एनाबॉलिज्म तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस, देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रोड्यूस करती है, नेचुरल स्टेरॉइड जो प्रोड्यूस करते हैं। स्टेरॉइड्स वो हैं जो मसल इन्हांसमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये सारी मसल इन्हांसमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, बट स्टेरॉइड्स ये कि ओल्ड स्कूल है। ठीक है। सबसे पहले जो आए थे, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन आया था, फिर टेस्टोस्टेरोन डिराइव किया गया डीएचटी। ठीक है। डीएचटी के बाद फिर 19 और डेरिवेटिव्स, फिर इसी तरह चलते रहे। ठीक है। इसी तरह मल्टीपल स्टेरॉइड्स आते रहे and फिर बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह अगर साम्स की तरफ आ जाएं तो साम्स है एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। वो बेसिकली एंड्रोजन डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था। और ठीक ये है। होता क्या है एंड्रोजन रिसेप्टर? एंड्रोजन रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। उनके साथ जो बाइंड करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आपका जो स्टेरॉइड है वो भी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉइड जैसे कि बने थे, फॉर एग्जांपल मैं डेकाड्यूरेनेबुलिन की बात करूं तो वो बना था आपकी बोन के लिए। ठीक है। सिनोवियल फ्लूइड जिनका खत्म हो रहा होता है, या फिर ये समझ लो कि एंटी एजिंग का है ना प्रोसेस है, जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी कमर पेन है या बैक पेन है या कुछ भी इस तरह, तो उनको डेका दिया जाता था। तो वो बेसिकली उसका पर्पस कुछ और था, बट वो अब बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। इन एक्चुअल उसकी जो, अच्छा फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो बना था, टेस्टोस्टेरोन टीआरटी के लिए बना था, उनके लिए बना था जिनकी प्यूबर्टी हिट नहीं होती। अब वो स्टेरॉइड हो रहा है, मसल इन्हांसमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बेस कंपाउंड तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में सिंपल एनाबॉलिज्म बढ़ाएगा। ठीक है। आपकी मसल, ये समझ लें कि जो मसल सेल्स हैं उनको ग्रो करेगा, उनको मैच्योर करने में हेल्प करेगा। फिर फर्दर जब हम साम्स की तरफ जाते हैं, साम्स जैसे मैंने आपको बताया एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली बाइंड करता है। अब इसके अंदर आपको ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये इस पर्पस के लिए बना था, ये बना ही स्पेसिफिकली
ग्रोथ के लिए या सारी चीज़ों के लिए, बट इट इज़ मोर सेफर देन स्टेरॉइड्स। ओके, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स तो ऐसी चीज़ है वो अमीनो चेन से बना हुआ है। ठीक है। अमीनो चेन्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर अमीनो एसिड्स को मल्टीपल अमीनो एसिड 90 जितनी भी अमीनो एसिड की चेन होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेन होती है। इसी तरह दूसरे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड चेन डिफरेंट होगी। इसी तरह GLP-1 जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसके बारे में, तो उसकी अमीनो चेन डिफरेंट होगी। तो ये अमीनो एसिड से ड्राइव्ड हुआ है। तो बेसिक इस तरह आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो इन चीज़ों को। सही है। तो मतलब anabolic steroids is the most dangerous one, most riskier one. SARMs come second, and peptides come like is the most safest option. Am I right on this? Yeah, exactly. ठीक है। बट SARMs और जो anabolic steroids की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर को ये करना है, बट पहले मुझे कौन कौन से एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको उसके साथ वो बाइंड करता है SARMs? अब देखिए एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं बहुत सारे, मतलब कि इतने सारे एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका एंड्रोजन रिसेप्टर तो एक ही होता है, ठीक है ना। अब वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में जाएगा तो आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ सिर्फ बाइंड करेगा। इतने मल्टीपल एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। अब ये इतने सारे एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं होते कि टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर अलग है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अलग है, इस तरह सिनेरियो नहीं होता। सिर्फ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ वो बाइंड करता है और वो एनाबॉलिज्म क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, तो हाउ अगेन मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो वो डायरेक्ट आपके एक किसी ना किसी हार्मोन को एनहेंस कर रहा है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं ना, एक याद है बेसिक कंपाउंड है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का सिनेरियो ये है कि टेस्टोस्टेरोन जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो आपकी बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को रोक देगी। ओके, ठीक है, ठीक है। आपकी जो टेस्टिकुलर फंक्शन होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और आप रिलाय करना शुरू कर दोगे एक्सोजेनस हार्मोन पे। ठीक है, Okay. आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखें वो ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। बॉडी ने क्या किया, ये सोचा, ब्रेन ने इसको सिग्नल दिया कि यार मेरे पास इतना एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन है, अपनी प्रोडक्शन रोक दो, एक्सोजेनसली तो आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी वो ये समझे कि ये रिप्लेसमेंट है। तो TRT सेफेस्ट क्यों कहा था, टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट सेफेस्ट वन, इसीलिए कहा था कि TRT के अंदर जिनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही टेस्टोस्टेरोन की, उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाएगा तो उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी उसकी। ओके, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या, यही हो गया ना। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस कर रहे हो बट स्पेसिफिक डोजेस पे अकॉर्डिंग टू द ब्लड वर्क। ठीक है। और जब SARMs आप लेते हो तो वो किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, क्या प्रोसेस है? देखें SARM इफेक्टिव सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ा रहा या कुछ इस तरह नहीं कर रहा। SARM सिर्फ मसल बिल्डिंग के अंदर काम आ रहा है। ओके, SARMs कैन बी टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन एज वेल। ओके, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड्रोजन देखिए टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, वो आपके एंड्रोजन बढ़ना शुरू हो गए, वो काम करना शुरू कर दिया उसने। अब आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर ऑलरेडी मौजूद है, SARMs उनके साथ क्या करता है, बाइंड कर जाता है और फिर अपना काम इफेक्ट देना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है ना कि आप SARM कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब SARM तो बहुत सारे हैं, अब हर SARM डिफरेंट तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब GW501516 है, कार्डराइन बेसिकली है, वो बेसिकली आपकी इंड्योरेंस बिल्डअप करता है, वो माइल्ड सप्रेसेंट है। इसी तरह ये लॉन्ग वर्जन है, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में स्टे करता है। SR9009 सिमिलर कंपाउंड बट आपकी बॉडी में शॉर्ट टर्म बेसिस पे मतलब कि आप स्टे करेगा और फिर उसके बाद निकल जाएगा आपके सिस्टम से। ओके, ठीक है। सो ये बोथ आपके हार्मोन्स पे काम करें जिससे आपको मसल बिल्डिंग अफेक्ट होता है। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक्स को और SARMs को, व्हाट डू यू थिंक कि किस में ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है और ज़्यादा, अगर आप बोलो व्हाट इज़ द मोर सेफर ऑप्शन, अगर कोई बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है जैसे, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ द सेफर ऑप्शन फॉर देम, क्या यूज़ करना चाहिए उनको? देखिए पहली चीज़ तो जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, व्हेन ही इज स्टार्टिंग हिज करियर, ठीक है, सबसे पहले तो वो अपना ब्लड टेस्ट करा ले। ठीक है ना, और ये दिमाग में बैठा ले कि भाई उसने आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, स्टेज खेलना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसने TRT पे रिलाय तो करना ही करना है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन वो बेस होगा उसका। ठीक है, अगर किसी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बॉडी बिल्डर से हट के बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हट के जा रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में टेस्टोस्टेरोन इंप्लीमेंट नहीं होता। उससे पहले हम दूसरी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गो फॉर HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन की पेप्टाइड है, ये भी अमीनो चेन से बना है। बट ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर
पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑटोमेटिकली लिगेट सेल्स आपकी बॉडी में क्या कहते हैं प्रोड्यूस होने शुरू कर देगा, LH FSH बनाना शुरू कर देगा। बेसिकली LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को बेसिकली रिप्लेस करता है, आपका HCG ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को रिप्लेस करता है। तो बेसिकली आपके पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होने लग जाते हैं, जो फिर कन्वर्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन के अंदर। तो हम तो पहले बेस ये बनाएंगे, सही है। हम HCG को रखेंगे, HCG को कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर उससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा तो या तो सर्म्स की तरफ जा सकते हैं। सर्म सेलेक्टेड एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं, वो जैसे क्लोमोफिन सिट्रेट हो गई या फिर नोल्वाडेक्स हो गई, तो उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो क्लोमोफिन सिट्रेट होता है, ठीक है। ये SERM है, ये SERM है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये भी एक I कहानी है, didn't know that actually. ठीक है। क्लोमोफिन सिट्रेट वुमेन्स को दी जाती थी जब वो पीरियड्स में होती हैं ताकि वो कंसीव कर सकें। मेल्स के लिए वो चलते हैं ताकि वो नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को एनहेंस कर सकें, मगर उसका भी साइड इफेक्ट है। अभी एनक्लोमोफिन आ गई है, उसके मिनिमल साइड इफेक्ट हैं। तो ये बहुत चीज़ें यूं ही जाती हैं। आई नो, ये मुझे पता है कि ये बहुत सारी जगहों पे जाने वाला है, इसलिए मैं इसकी थोड़ा बहुत सा सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर स्टार्ट करें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कोई बेसिक है, सबसे पहले तो वो अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने में हेल्प करे, ठीक है। नेचुरली अपने जितना पोटेंशियल पे अपना मसल गेन कर सकता है एक बॉडी बिल्डर, वो अपना मसल गेन करे नेचुरली, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद अब उसको लगता है कि नहीं यार, मुझे अब थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, तो वो फिर HCG की तरफ जाए, ओके। ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, उससे भी उसको इफेक्ट पड़ना शुरू कर देंगे। मगर ये पेप्टाइड है कि पेप्टाइड है, पेप्टाइड, ओके। HCG पेप्टाइड है, किसी भी मार्ट में मिल जाता है वो, ठीक है ना। अब उसकी भी एक मिनिमल डोजेस से स्टार्ट करें, मगर HCG भी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ाता है, फीमेल हार्मोन बढ़ाता है, तो उसको भी आपने लेने के लिए साथ में कोई ना कोई एरोमेटाइज इनहिबिटर लेना है, या फिर कंट्रोलिंग के लिए, या फिर जो SERM लेना है, सेलेक्टेड एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो कि बाइंड कर जाएगा आपके उसके साथ, तो वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा, मसल बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। अब साथ में अगर फॉर एग्जाम्पल अब नहीं, उसको डायरेक्टली अगर लगता है कि यार मुझे प्रो शो खेलना है और दिमाग बना चुका है कि वो भाई स्टेज पे जाना है और नेक्स्ट लेवल तक जाना है, उसने इंटरनेशनली कॉम्पीट करना है, तो डायरेक्टली फिर वो TRT पे आए, अपना ब्लड वर्क करवाए, TRT पे आए, और TRT बेस कंपाउंड होगा, बताइए टेस्टोस्टेरोन उसका बेस कंपाउंड होगा, और फिर उसके बाद वो चीज़ों को स्टार्ट करेगा। प्राइमोबुलोन जो है वो बेसिकली DHT ड्राइव कंपाउंड है। तो DHT जब आप डालते हो बॉडी के अंदर अलॉन्ग विद टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगा, क्योंकि SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है। जब वो बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपका जो मसल बिल्ड होता है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन पे बिल्ड होता है रेदर देन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे, ठीक है ना। तो ये वाला सिनेरियो। सो ये दो अलग अलग टेस्ट है। ये एक टेस्टोस्टेरोन है, ये प्राइमा है, जो DHT ड्राइव है। टेस्टोस्टेरोन नहीं, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे फ्री हो, टेस्टोस्टेरोन अलग है, टेस्टोस्टेरोन अलग है, ओके, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसके ओके। अंदर दोनों में फर्क क्या होता है पहले अब टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी के अंदर, आप अगर फॉर ब्लड वर्क करवाओगे, आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल ज़्यादा दिखेगा, ठीक है ना। सही है। फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं दिखेगा। फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी एक मिनिमल अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फ्री टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है कुछ 5% में, तो आपको आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, मुझे देखनी पड़ेगी, बट एक बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में आपकी बॉडी सिक्रेट करती है। वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि रेडिली अवेलेबल होता है आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप मतलब कि सेक्स ड्राइव आपकी बेहतर होती है, जिसके थ्रू आप ये कहने कि आपकी मसल बिल्डिंग होती है। वो टेस्टोस्टेरोन अलग है, ये टेस्टोस्टेरोन अलग है, मगर वो इसी से थोड़ा सा आपकी बॉडी उसी को फ्री टेस्टोस्टेरोन जितना बाइंड हो सकता है हो गया, नहीं होगा बाकी रह जाता है, ओके। वो फ्लोट कर रहा होता है ब्लड के अंदर। सो ऐसा हो सकता है कि किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, उसने चेक किया ब्लड टेस्ट का, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, पर उसका फ्री टेस्टोस्टेरोन काफ़ी लो है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा सकता है। ओके, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि SHBG का क्या सिनेरियो है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कितना है। अगर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन कम हो रही है। ओके। अगर वो बहुत लो है तो बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके नुकसान है, एक मिनिमल रेंज में होना चाहिए आपका। तो उससे पता चल जाएगा कि आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन, अगर आपकी बॉडी में दिख गया कि फ्री टेस्टोस्टेरोन आपने कराया, फ्री टेस्टोस्टेरोन कम था, तो आप जाहिर सी बात है उसकी सोर्सेज ढूंढोगे कि आप ये देखोगे कि आपकी दूसरी कोई हार्मोन तो नहीं बढ़ा हुआ, एलिवेट तो नहीं हुआ कि एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ा हुआ, प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ। तो ये मल्टीपल चीज़ें, ये ब्लड वर्क भी देखते वक्त आपको डाइवर्सिफाई कर देता है आपको ब्लड वर्क कि आपने किस चीज़ को पिक करना है, क्योंकि फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होने का मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं होता। एस्ट्रोजन बढ़ना भी होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
ओके, सो ये जिन टेस्ट की आप बात कर रहे हो इस वक्त सारे, प्रोलैक्टिन वगैरह तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी यहाँ पे होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन आई एम नॉट सो श्योर कि यहाँ पे फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, एसएचबीजी होता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन चुगताई लैब से होता है, सिर्फ वहीं से होता है। सिर्फ वहीं से होता है। ओके, सो खान भी नहीं दे रही है उसे, सो मोस्ट लैब्स डाउ भी नहीं हो रही। ओके ठीक है, वो चुगताई लैब में भी आई डोंट थिंक वो बहुत पहले से आ रहा है, वो भी अभी आई थिंक अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया वो, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ सालों पहले किसी से इंटरनेशनल एक कोच है जिससे बात हो रही थी और उससे पूछा था ऐसे कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर किसी को यूज़ करना हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सही है। तो उसने जितनी अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी और वो लिस्ट फिर मैंने एक ही में भेजी थी किसी को टू फाइंड आउट कि ये टेस्ट हो जाएंगे। उसने बोला होगा सारी चीज़ें होती ही नहीं तो उसमें आधे से ज़्यादा टेस्ट तो थे ही नहीं यहाँ पे। जैसे कौन से एग्जाम? अभी मेरे को याद भी नहीं है कौन कौन से टेस्ट थे, लाइक काफ़ी पूरी अच्छी खासी 15 डिफरेंट टेस्ट की लिस्ट थी वो, तो उसमें आधे होते भी नहीं थे। सही है। तो जहाँ आधे टेस्ट होते ही नहीं तो आप अपना जो भी कंपाउंड बनाने की बात करो कि यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर वहाँ जाना है, वो कैसे करेगा? नहीं देखिए, अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे टेस्ट, आपने पुरानी बात की है, अब बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। जो मेजर आपको मैंने बताया था पिछली उसमें भी पॉडकास्ट में, मैंने बोला कि कुछ मेजर स्पेसिफिक टेस्ट मैंने आपको बता दिए जिनके थ्रू आप चीज़ें असेस कर सकते हो। फिर उसके बाद अब जब आप कोई भी साइकिल डिज़ाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करोगे। अगर एक बंदे का प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप उसको 90 नॉट डेरिवेटिव देते हुए 10 बार सोचोगे कि यार कि मैं 90 नॉट डेरिवेटिव दूंगा, इसका प्रोलैक्टिन वापस हाइक करेगा, वापस स्पाइक करेगा। अगर प्रोलैक्टिन स्पाइक भी कर रहा है तो उसके लिए हमें फिर केबेगुलिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और डोस्टेनेक्स वो डालनी पड़ेगी जो आपके प्रोलैक्टिन को सप्रेस करेगी। तो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकल ही जाता है। यानी एक अच्छा खासा स्टैक लेके बैठना पड़ेगा उसको कि अगर ये हो रहा है तो फिर ये करना है, हाँ, तो ये हो रहा है तो ये करना है, ये हो रहा है तो ये करना है, ऐसे ही है भाई। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक मुझे एक बात बताओ, कोई आया कभी ऐसा यार कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरी हेल्थ की लगी पड़ी है इस वक्त, मैंने सब कुछ ये यूज़ किया, अब क्या करूँ? इस तरह की कितने केसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में? मेरे पास सारे कैसे केसेस आए आई एम श्योर सुना होगा, जब इस फील्ड में गए होगे सुना भाई। तो होगा मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस। गिव मी सम एग्जांपल। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि एक सिनेरियो के अंदर फॉर एग्जांपल वो टेस्टोस्टेरोन उन्होंने लिया, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली जिसकी वजह से क्या होगा, उनका टेस्टोस्टेरोन क्रैश कर गया, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्रैश होने की वजह से जाहिर सी बात है इरेक्शन नहीं हो रही। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी इतनी बेवकूफ़ी फ़ौरन से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती, वो डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी। कुछ लोगों की फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को आपको इफेक्ट भी मतलब कि ऐसा क्रैश डाउन भी नहीं आता, और कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो जाता है तो उससे निकलना कैसे, उसके लिए भी ब्लड वर्क चाहिए। अब उस ब्लड वर्क को असेस करते हुए देखना पड़ेगा भाई एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक डीएसटी के अंदर और एक फिर एस्ट्रोजन के अंदर अरोमेटाइजेशन होती है। अब मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई कहीं प्रोलैक्टिन तो स्पाइक नहीं हो गया, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ गया, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, फ्री टेस्ट नहीं बढ़ रहा। बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट की कितनी है बॉडी के अंदर, जो ब्लड स्ट्रीम में टेस्ट जो आना चाहिए, जो फ्री टेस्ट आना चाहिए, वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दिस इज लाइक एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लाइक इट्स रियली एक तो इतने सारे टेस्ट, उसके बाद फिर आप जो पूरा कंपाउंड बना रहे हो, अपना जो स्टैक बना रहे हो, दैट्स अ कॉस्ट इटसेल्फ अच्छी खासी, एंड देन द कोच लाइक एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, अब कोई भी कंपाउंड चलाने से पहले ये टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा होता है भाई, ठीक है। ओके, आप ठीक है, आप चीज़ों को देख रहे हो, सारे ब्लड वर्क देख रहे हो, मगर टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोच को भी कौन सा कंपाउंड किस तरह इफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी पे, उसको समझने में टाइम लगता है। अगर फॉर एग्जांपल चलिए ठीक है, मैंने ब्लड वर्क के थ्रू मैंने बना दिया, स्टैक बना दिया, मैंने उसको इंजेक्ट करना शुरू किया, अब उसको साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए फ़ौरन से। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी डोजेस क्या सेट करनी है। अगर डोजेज ये सेट नहीं करनी तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ एक सिचुएशन है, जैसे भाई समीर ही बैठा है, ठीक है, इसको एक वर्टिगो का इशू है, तो अब वर्टिगो के इशू के अंदर उसको ब्रेन, जाहिर सी बात है वर्टिगो के इशू के अंदर माइग्रेन भी हो रहा है, उसे सारी चीज़ों भी हो रहा है। अब इससे मैं कोई 19 और डेरिवेटिव नहीं दे सकता। सबसे पहले ट्रेनबुलॉन नहीं दे सकता। रीज़न? इसका रीज़न ये है कि ट्रेनबुलॉन आपका ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ओके, उसको ब्रीच करके आपके सीएनएस को हैक कर लेगा, ब्रीच कर लेगा। अब जब सीएनएस को उसने हैक कर लिया तो ये समझ लो कि वो पूरी सिस्टम को हैक करके आप करेगा और दुनिया घूमती रहेगी, दुनिया घूमती रहेगी, और मतलब कि उसके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करेगा वो, ठीक है। जैसे कोकेन होता है, कोकेन भी काम करता है, निकोटीन भी काम करता है। कोई भी आप ऐसी चीज़ ले लें जो फॉर एग्जांपल
साइकेडेलिक्स हो गए, वो भी ये काम करते हैं, वो ब्रेन बैरियर को ब्रीच कर जाते हैं। इसी तरह ट्रेन भी ब्रेन बैरियर को ब्रीच कर जाता है। तो जो कोकेन पे इफेक्ट आएगा वही ट्रेन पे इफेक्ट आएगा, वही रेज आ रही होगी, वही बट ये तो फिर किसी को भी आएगा ना, वो उनका वो किसी को भी आएगा। बट अगर जिसको वर्टिगो इशू है तो उसको तो ये तो मुश्किल है ना, उसके लिए तो एक ऑलरेडी एक सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर आप दे ही नहीं सकते। फिर अब जैसे कि इसकी जब स्टैक चल रहा था, सारी चीज़ें चली थी, उसमें विंस्ट्रॉल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि विंस्ट्रॉल पे उसकी बुखार चढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो उसकी बॉडी बेयर अप नहीं कर पा रही, हमारी जो प्रैप की जो प्रोसेस है उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से बहुत सारे जो मेजर कंपाउंड है टू गिव ऑप्टिमल रिजल्ट्स वो ख़त्म हो गए। ओके, गेटिंग इट? तो अब आपने चीज़ों को असेस करना है कि कौन सी चीज़ किस तरह इफेक्ट कर रही है। आपने अपने क्लाइंट्स के साथ बेसिकली आपने लाइफ कोच की तरह एक्ट करना है। अच्छा ये हो रहा है तो क्या हो रहा है मुझे बताओ, हर मिनट पे मुझे अपडेट देता रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा उस पर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बट बहुत फोर्स कर रहे हो मुझे ये पूछने के लिए कि हो क्या रहा हूँ। पर क्या, वापस इस पे आते हैं। सो ये तो ठीक है, ये सारा स्टैक किया। हम थोड़ा सा अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा हेल्थ की तरफ, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग इन टू स्टेरॉइड्स एंड ऑल, बट पेप्टाइड्स इज़ समथिंग के जो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा उस पर है। रीज़न बीन के पेप्टाइड्स एक तो ऑलरेडी काफ़ी इस वक्त यूज़ हो रहा है GLP-1 के नाम से, जो लोग यूज़ कर रहे हैं पता नहीं उनको कि वो पेप्टाइड है, बट इट्स पार्ट ऑफ द पेप्टाइड विच इज़ सेफ़र, एंड उसका हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है विद वेरी मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। तो मुझे पेप्टाइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कौन कौन से पेप्टाइड इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है और वो किस फंक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छा, CGC अवेलेबल है, ठीक है, CGC 1295, 1295, TB 500 अवेलेबल है, TB 500, BP 157 का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं BP 157 भी आपको मिल ही जाएगा। ओके, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 2 महीने पहले तक तो अवेलेबल था, अभी का नहीं पता। ओके, ठीक है, और आपका इंसुलिन भी पेप्टाइड है, आपका HCG भी पेप्टाइड है, आपका HMG ह्यूमन मेंसोपस गोनाडोट्रोपिन वो भी पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड आपके जो कोलेजन है वो भी पेप्टाइड है। ओके। तो वो तो पेप्टाइड तो बहुत सारी चीज़ है, वो तो अमीनो चेन से ड्राइव्ड हुई चीज़ है, पेप्टाइड तो बहुत सारे हाँ, बट अभी इस वक्त हम लोग क्योंकि हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी BPC 157, राइट, जो इंजरी हील करने के लिए काफ़ी यूज होते हैं, तो और उसके साथ अगर TB 500 आप कंपाउंड को मिक्स कर लो तो इट्स अ मिरेकल, वुल्वरीन स्टैक है। बेसिकली आपको ये समझना कि आप एंटी एजिंग है, आप रिवाइव हो रहे हो, अपनी आपकी हेल्थ इश्यूज जितने भी आपकी नी पेन, बैक पेन सारा रिवाइव हो जाएगा, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, ACL टीयर, मेनिस्कस टीयर जो भी है वो भी रिवाइव हो जाएगा, इवन तो बोन्स को भी वो जोड़ देता। चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे लास्ट टाइम बताया था कि इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स अगर वो हायर डोजेज पे लो तो। अगर बहुत मैक्सिमम डोजेस पे अगर आप जा रहे हो, एट द सेम टाइम वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चल रहे हो, तो फिर हाँ ठीक है, ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी बात है, कैंसर सेल्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जस्ट विद एवरी पेप्टाइड? दैट्स नॉट विद एवरी पेप्टाइड, बट जाहिर सी बात है, जब हम BPC 157 और TB 500 की बात करें तो उसमें तो फिर कैंसर सेल्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर अब HCG का सिनेरियो, उसका काम डिफरेंट है। अब जाहिर सी अगर आप HCG ज़्यादा चलाओगे तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी, डिसेंसिटाइजेशन होने लग गई तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होने बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ है, एक चीज़ को उठा के बैठेंगे तो वो तो फिर बहुत लंबा चला वापस आ जाते हैं उसके ऊपर। सो इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, एक तो GLP-1 यूज़ हो रहा है, GLP-1 है, IGF-1 है, IGF-1 यूज़ हो रहा है, हमारे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन यूज़ हो रहा है कॉमनली हमारे पास, और क्या हमारे पास कोलेजन पेप्टाइड्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कौन से पेप्टाइड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं? मैकेनो ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 है, ठीक है, वो भी, ये भी मैकेनो ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1, वो भी बेसिकली आपका ग्रोथ हार्मोन की बेसिकली कैटेगरीज ही ग्रोथ हार्मोन की कैटेगरीज में ही आती हैं। ये आपकी सिक्रेकोगॉग्स होता है, ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अच्छा, मैकेनो जो फैक्टर 1 है वो आपके स्टेम सेल्स की अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है ना, वो स्टेम सेल्स को आपकी ये समझ लें कि स्टेम सेल्स को भी बेहतर करता है, स्टेम सेल्स की जो डेड स्टेम सेल्स होते हैं उनको भी बेहतर कर रहा होता है। तो मैकेनो ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 कितना इफेक्टिव है मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया, बट अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। मगर मैकेनो ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 भी अवेलेबल है पाकिस्तान में। सो ये जितने भी पेप्टाइड्स है पाकिस्तान में अवेलेबल, क्या वो वहाँ पे वहीं पे जा रहा हूँ मैं, क्या वो लीगल चैनल से यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके से कोई बना रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में तो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती ये वाली,
रीज़न भी हमारे कि पास पाकिस्तान के फार्मेसी तो सोर्सेज है। नहीं है, नहीं फार्मेसीज होने के बावजूद भी आप ये चीज़ सोर्सेज के थ्रू नहीं वो कर सकते। ये जो भी हो रही है इम्पोर्ट के थ्रू होती है, जाहिर सी बात है। अगर इम्पोर्ट हो रही है, कोई भी चीज़ आ रही है थाईलैंड से अगर आ रही है, तो थाईलैंड से भी तो इम्पोर्ट किस तरह आ रही है, कस्टम क्लियरेंस के थ्रू आ रही है ना, कस्टम क्लियर कर रहा है इस चीज़ को, तो वो आ तो चैनल के थ्रू रहा है। मगर ये पेप्टाइड्स का तो कोई पेप्टाइड्स आई डोंट थिंक को कि मतलब कि कोई इलीगल चीज़ है, क्योंकि पेप्टाइड्स आर नॉट मतलब कि अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़, आप पैरासीटामोल भी ले लो, आप वो भी एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करोगे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो कोई भी चीज़ है मतलब कि like आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट होगा। पेप्टाइड से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन तो आपको रेडीली अवेलेबल है आपको मार्केट में, हाँ, क्योंकि वो हेल्थ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है ना, जैसे इंसुलिन हो गया। तो अच्छा वो- इंसुलिन हाँ। हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, ग्रोथ हार्मोन हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, CGC 1295 ये भी तो हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। बट वी डिडंट नो, ये अभी तक हमें पता अभी तक नहीं है। लोगों की देखें, असल में रिसर्चेस जो है ना पाकिस्तान के अंदर इतनी नहीं हुई है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं काम कर रहे। तो पाकिस्तान में रिसर्च होती कौन सी है? हाँ, नहीं होती है, मतलब कि पाकिस्तान नहीं, में तो even बात तो बहुत- डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के हवाले पे चीज़ देखो, डॉक्टर्स को पता भी नहीं होगा इस पेप्टाइड के बारे में। आप इंटरनेशनली आप दुबई जाओ, सिर्फ दुबई, दूर तो नहीं है ना दुबई, आप दुबई जाएं, दुबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स आपके पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं भाई, मगर वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें इस्तेमाल हो रही तो हैं। वहाँ तो हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे तो स्टेरॉइड्स भी इतना इस्तेमाल हो रहा है। दुबई में भी इस्तेमाल हो रहा है, मगर प्रॉपर तरीक़ेकार से इस्तेमाल हो रहा है ना भाई। वहाँ पे कोचेज हैं, वहाँ पे भी तो चीज़ मिलती है ना, किस तरह मिलती है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही दुबई के अंदर, दुबई में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, थाईलैंड से आता है सारा, आ रहा है ना भाई, वो बट अलाउ क्या कर रहे क्या हैं ना। क्या दुबई में पाकिस्तान के अंदर स्टेरॉइड भी allow लीगल कर रहे हैं। है? ये एक Legal। बहुत कंट्रोवर्शियल सिनेरियो है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर भी यू कैन नॉट से कि भाई वो लीगल है इलीगल है। टेस्टोस्टेरोन भी तो मार्केट में मिल रहा है ना, वो भी तो अगर देखा जाए तो वो स्टीरॉइड है। ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं जस्ट विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कि आप यूज़ कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं पाकिस्तान में ऐसी मिलती। कौन सी मेडिसिन है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलती है भाई? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड की, जो हम बात स्टेरॉइड कर के रहे अंदर हैं। हाँ, स्टेरॉइड पाकिस्तान में आपको जो फार्मेसीज में नहीं मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड आपको फार्मेसीज में नहीं मिलेगा। शायद पहले मिलते थे, 19 डेकाडेनोबोलिन मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। अभी तो ऑनलाइन मिल रहा है। वो तो ऑनलाइन जो मिल रहा है। अच्छा, वो दूसरी जो आप जिस साइड का आप नाम लेते हैं मॉन्स्टर, वो आधे से ज़्यादा तो फेक बेच रहे हैं। और वो तो उसने तो स्पॉन्सर किया हुआ है, पोस्ट लगाया हुआ स्पॉन्सर है। किया, बूस्ट लगाइए, वही बूस्ट मैं देख रहा हूँ, लगाइए। बूस्ट लगाइए। इस्लामाबाद का हुआ है, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो देम, मगर मैंने जहाँ तक देखा वो जो चीज़ें हैं उनकी जो सिनेरियोज हैं, जिस रेट पे वो चीज़ें दे रहे हैं उस रेट पे तो पॉसिबल ही नहीं है, उस रेट पे तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी मैं आपको बताऊँ, अगर फॉर एग्जाम्पल डिटो कॉपी पाकिस्तानी, इतने गुजरावाला के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्टेरॉइड की, जो लोकल बना है, अब उसमें नहीं पता कि क्या है डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, ये नहीं पता कि स्टेरॉइड है बेसिकली वो, मगर कॉपीज क्रिएट कर रही हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं बाकायदा, और एग्जैक्ट सेम टू सेम बॉक्सेस। और ये कहाँ बन रही है? इस्लामाबाद में बन रही है। गुजरावाला की गुजरावाला तरफ में बन रहे, बन रहा है, गुजरावाला में okay। बन रहे। मुझे तो यहाँ तक इन्फो है गुजरावाला में तो बन रहे हैं, मुझे इतनी तो इन्फो है इस हवाले से, मगर कौन बना रहा है क्या बना रहा है ये नहीं पता मुझे। बट उसके अंदर जो कंपाउंड है वो एक्चुअली अब डज इट वर्क? वो अब ये नहीं पता, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया वो, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि ब्लैक ड्रैगन बीडी का जो एक फार्मा है, बीडी फार्मा, उसके थाइगर फार्मा है, उसके अलावा 2-3 फार्मेसी, LA फार्मा है, ठीक है। तो ये फार्मा तो लाजमी मैन्युफैक्चर, और इनकी कॉपीज ऐसी मिलेंगी आपको कि आप पकड़ नहीं सकते उनको। आप इवन दो बॉटल से लेकर कैप से लेकर हर चीज़ डिटो बनाई हुई है। इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं कि A क्वालिटी कॉपी और B क्वालिटी कॉपी। अब आपको क्या पता है वो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज भी आपके होना ज़रूरी है। एंड दे सेल इट टू एनीवन। अगर हम मतलब जैसे आई एम एक्सपीरियंस, मैं किसी भी चीज़ को देखूंगा तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये नहीं, copy बट है। अगर मुझे बाय करना है, let's अगर say आप for बाय कर रहे example, हो, अगर यू मैं कैन buy नॉट कर रहा आइडेंटिफाई, हाँ, तो दे विल जस्ट सेल इट। दे जस्ट सेल इट, दे कैन सेल इट एंड यू कैन नॉट जस्ट आइडेंटिफाई कि भाई ये चीज़ रियल है, ये चीज़ फेक है, या क्या सिनेरियो है। दैट्स रिस्की, दैट्स अ रिस्की बिजनेस। It's not risky, it's risky for the public. इट्स ए क्रिमिनल एक्चुअली, नॉट जस्ट रिस्की। हाँ। आप किसी को भी इस तरह बगैर, यानी क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कि आपने कोई फेक प्रोडक्ट बेचा है, इट्स लाइक समथिंग वो अपनी बॉडी के बॉडी अंदर के डाल अंदर इंजेक्ट कर रहा है। इवन तो देखिए फेक प्रोडक्ट्स की बात करें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपकी मेडिसिन भी फेक बन रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें लीगल हो रही हैं, आपकी अब उनकी क्या सोर्सेज हैं, क्या कनेक्टिविटीज़ हैं, आपको कुछ नहीं पता भाई। डिटो वो चीज़ बना देते हैं जो कि
इम्पोर्ट हो रही होती है, रेट आप बोल रहे हो तो यार इतने सस्ते रेटों में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और समझ नहीं आ रही बात। इस तरह की सोर्सेज पे भी रिलाई करना है ना, बड़ा एक डिफ़िकल्ट स्टेट होता है। और उस पर भी इस सिनेरियो होता है, चलो आप पैसे भेज भी दिया आपने और मंगवा भी लिया सामान, फॉर इंस्टेंस, अगर वो चीज़ एक्चुअल निकली या नहीं निकली तो उस पर तो आप रिस्क नहीं ले सकते। ओके, सो लेट्स अभी थोड़ा मॉन्स्टर को थोड़ा साइड में रखते हैं हम लोग, वापस पेप्टाइड पे आते हैं। सो GLP-1 जैसे अभी जिस तरीके से किसी भी क्लाइंट ने कभी भी GLP-1 के बारे में मुझसे पूछा है, मतलब टेक अ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन देन यूज़ इट, उसके बारे मत करो, क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कि मैं किसी को बोलूँ जाके GLP-1 ले लो। GLP-1 डॉक्टर, पहली चीज़ तो ये है कि ग्रोथ हार्मोन भी इस्तेमाल हो रहा है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी इस्तेमाल हो रहा है। GLP-1 भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल हो सकता है, मगर आपको प्रॉपर डोजेस का पता होना चाहिए, कितनी डोजेस इस्तेमाल करनी, कितनी नहीं करनी। बट द ओनली थिंग इज दैट कि डॉक्टर्स तो इसको ऐसे बेच रहे हैं ना, जैसे कि मतलब कोई भी मोटा उनके पास जाएगा, उनको डाइट प्लान या कोई भी गाइडेंस देने की वजह आप बोलोगे यार ये ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर लो। ये नहीं हो रहा, ये ज़्यादा हो रहा है। ये मार्केट के अंदर अब डॉक्टर्स जो अब जाके ओज़ेम्पिक ले लो, ओज़ेम्पिक ले लो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए, बोले ख़वातीन ज़्यादातर, कि हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने हमें ओज़ेम्पिक रिकमेंड कर दिया। मैं उनका ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर ने ये क्यों नहीं बोला कि डाइट कर लो भाई, थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी बेहतर कर लो, मतलब कि थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल ले आओ, उसके थ्रू तुम कम हो सकते हो। वाई ओज़ेम्पिक, वाई पेप्टाइड? और फिर अगर ओज़ेम्पिक ही रिकमेंड किया तो ओज़ेम्पिक के अंदर तो मसल लॉस सबसे ज़्यादा हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू कैन लूज द मसल, आप मसल प्रिजर्वेशन आप कर ही नहीं सकते ओज़ेम्पिक पे तो। उसका आज ही मैंने एक देखा था पोस्ट कि somebody in US, अ फीमेल, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया 1 साल exactly. ओज़ेम्पिक यूज़ करने के बाद, अभी दे आर ब्लेमिंग ओज़ेम्पिक फॉर नहीं, दिस। हाँ, ये हो रहा है कि उसने ब्लेम कर दिया ओज़ेम्पिक पे, बट आई डोंट सी ओज़ेम्पिक इज़ अ कल्प्रिट। व्हाट आई सी कि उन्होंने जब ओज़ेम्पिक यूज़ किया उनके पास कोई स्ट्रक्चर प्लान नहीं था टू प्रिजर्व मसल। बिल्कुल ऐसे सही ही है। अभी अगर ओज़ेम्पिक लेते हुए आपने मसल लूज़ किया तो ऑब्वियसली बोन डेंसिटी नीचे जाएगी। बोन, इवन तो बोन डेंसिटी देखें, ओज़ेम्पिक पता है क्या कर रहा है? ओज़ेम्पिक क्या कर रहा है? ओज़ेम्पिक आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। आपकी एपेटाइट सप्रेस हो गई है, आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हो? तो आपकी जो बोन्स हैं, अब फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस थे, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं जा पा रही, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो ऑटोमेटिकली अगर सप्रेस हो चुका है उसके मतलब एपेटाइट सप्रेस हो गई है, प्रॉपर तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना ले पा रही है, ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले पा रही है, तो वो जाहिर सी बात है उसकी बोन्स को भी इफेक्ट करेगा, उसके मसल को भी इफेक्ट करेगा। तो एपेटाइट सप्रेसेंट तो ये वाला सिनेरियो, इससे बेहतर तो फास्टिंग कर लो आप, वो ज़्यादा बेहतर सिनेरियो है। और आप जब ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर रहे हो, आपको लग रहा है आप ठीक है, आप फास्टिंग स्टेट में आ रहे हो, सारी चीज़ें, आपका मेटाबॉलिक रेट स्पाइक कर रहा है, कितने तेज़ी से मेटाबॉलिक रेट स्पाइक करेगा। अगर आपने एक्सेसिव डोजेस में ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करी, आपको चांसेस ऑफ कैंसर भी है। आप अपने थायराइड को भी छेड़ सकते हो। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेंज जिसमें आप ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर सकते हो? जस्ट गेट देयर फर्स्ट। देखिए, ओज़ेम्पिक की रिकमेंडेड रेंज जो है ना, वो डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से, वो सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, कोई ऐसी रिकमेंडेड रेंजेस नहीं है आपकी सेट हुई हुई, बॉडी वेट के हिसाब से होता है। फिर जाहिर सी बात है ब्लड वर्क आपका पूरा असेस किया जाएगा, सारी बॉडी वेट चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर एक प्रॉपर प्लान बना के दो। क्योंकि जितना मैंने सुना है, इट्स नॉट, आई डोंट नो इट्स MCG और MG, कि 2.5 से स्टार्ट करें और एवरी वीक वो डोज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एवरी वीक डोज को इंक्रीज करते हैं, हर ट्वाइस अ वीक में खासा आई गेस लगता है वो। हाँ, ठीक है, ट्वाइस अ वीक लगता है, और वो बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन भी बॉडी वेट के हिसाब से लगती है, ये आपके ब्लड पैंक्रियास कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, उसके हिसाब से लगता है, और बंदा कितना ओबीस है उसके हिसाब से लगता है ओज़ेम्पिक। ठीक है ना, डॉक्टर भी मतलब कि अगर कोई चीज़ सजेस्ट करता है तो आपको, अगर फॉर एग्जांपल किसी की ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है और वो नॉर्मल इंसुलिन की नॉर्मल डोजेस से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उसको डोजेस हाई देगा ना। तो इस सिमिलर गोज फॉर द ओज़ेम्पिक एज वेल। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो रैट के ऊपर उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको दिया जाता है डोज। गेटिंग इट? तो ओज़ेम्पिक भी बॉडी आई एम वेट गेटिंग इट, बट आई मुझे काफ़ी सारी स्टोरीज याद आ रही है इस वक्त अच्छा, कि सबने एक ही फार्मूला यूज़ किया हुआ है कि 2.5 से स्टार्ट किया एंड एवरी वीक वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट कर दिया ना। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड एक उन्होंने बता दिया कि भाई ये चीज़ इस तरह स्टार्ट करो, इस तरह बेसिक तो इस तरह स्टार्ट कर दो। मगर वो डिपेंड करता है ना क्लाइंट कौन क्या है, क्लाइंट की बैकग्राउंड क्या है। आप किसी को भी ऐसे ही दे दोगे, उसकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। आपने ओज़ेम्पिक चले रिकमेंड कर दिया,
रिकमेंड करने के बाद क्लाइंट के दिमाग में तो ये मिरेकल ड्रग है, इसके ऊपर मैं कंट्रोल कर लूँगा, सारी चीज़ें मैं सही हो जाऊँगा। आप इवन दो मसल ट्रेन भी अगर उस पर कर रहे हो तो आप तब भी मसल लॉस करोगे, कि न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, ना माइक्रो न्यूट्रेंट ना मैक्रो न्यूट्रेंट्स। सप्रेशन तो वैसे ही एपेटाइट सप्रेस हो रही है आपकी। बट एपेटाइट सप्रेस हो रही है, उसके बाद भी इफ़ यू टेकिंग सप्लीमेंट्स, इफ़ यू टेकिंग राइट न्यूट्रिशन, हो सकता है आपका डेफिसिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बट स्टिल अगर आपकी सप्लीमेंटेशन से आप अगर कंप्लीट कर रहे हो अपना न्यूट्रिएंट, ये भी तो पॉसिबल है ना। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, मगर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ना। अब डॉक्टर मतलब कि मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियोज है, कि किस तरह रिकमेंड करते हैं क्या नहीं करते। मैंने नहीं, जहाँ तक सुना है- न्यूट्रिशन कंसल्टेशन नहीं है उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। आई नो पीपल, ओज़ेम्पिक आई नो पीपल ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, खाना अगर वो खा रहे हैं तो कोई ना कुछ ना जंक उठा के खा रहे हैं, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है यही उसके ना, अंदर। अगर ना वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके बेहतर तरीके से। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो वैसे ही आपने न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन कम की हुई है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इतना ज़्यादा होगा कैसे? ठीक है, आपकी कार्ब्स ग्लाइकोलाइसिस होगा कैसे जब आप लेथार्जिक फील करोगे ओज़ेम्पिक पे, तो आप ऑलरेडी, कि मैं यही तो बात बोल रहा हूँ कि ओज़ेम्पिक के अंदर भी डिपेंड करता है ना, वो उनके लिए बना है जो एक्सेसिवली ओबीस हैं। अबे एक बंदा 100 किलो पे खड़ा हुआ है, उसको उसका अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट उसको 60-70 केजी पे भी लेकर आना है या 80 केजी पे भी लेकर आना है, अगर मैं बोलता हूँ उसको सिर्फ मसल मास पैक ऑन करना शुरू कर दे और उसका लाइफस्टाइल बेहतर कर दो, तो वो विद इन ए ईयर आ जाएगा। अगर एक बंदा 150 किलो पे खड़ा हुआ है तो समझ में आता है भाई उसको ओज़ेम्पिक दे दो, ठीक है, बट उसके हिसाब से भी उसको गाइडलाइन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली, क्योंकि बोन डेंसिटी अगर वीक हो रही है या फिर अगर आपकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि आप जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, वो आप कितने ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ओज़ेम्पिक की वजह से आपकी गट हेल्थ तो ख़राब नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें अगर बंदा वैसे ही सोच ले ना, तो उसको ओज़ेम्पिक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यही ना, यही ना, मतलब कि like, भाई मैं आपको बोलता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा हाँ, ओज़ेम्पिक हम बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार। जब हम टेस्टोस्टेरोन चला रहे थे, टेस्टोस्टेरोन वैसे ही एनाबॉलिक हार्मोन है, वो आपको मसल लॉस होने नहीं देगा। ओज़ेम्पिक के थ्रू क्या हुआ, आपकी एपेटाइट सप्रेशन हुई, तो बाय द एंड जब आपको एपेटाइट सप्रेस करनी है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो चीज़ों के ऊपर, साथ में ग्रोथ हार्मोन चला लो इस तो वक्त यूज़ हो रहा है वो ओज़ेम्पिक इन बॉडी बॉडी बिल्डिंग इस्तेमाल होता है। ये रिसेंट है कि इट्स ऑलवेज बिन देयर? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए बहुत सारी तो अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब कि बहुत इन डेप्थ चीज़ें आ चुकी हैं। अब वो एक एक चीज़ें अगर मैं गिरवाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, बट ये कि ओज़ेम्पिक मतलब अभी पाकिस्तान की मार्केट में अभी आया, बट इंटरनेशनली बहुत पुराना आ चुका था। और ये बॉडी बिल्डर्स जो हैं, ये तो FDA ने रेगुलाइज कर दिया ना, मगर उससे पहले तो बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे थे बिफोर, मतलब कि अंडरग्राउंड UGL लैब्स तो बना रही थी उसे। इज सेम एज जैसे HGH या फिर इंसुलिन 90s में शुरू हो गया था बॉडी बिल्डिंग तो में। बॉडी बिल्डिंग में इंसुलिन डोरियन नेट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो डोरियन नेट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी वजह से गट भी तो कितने बड़े बड़े हो रहे थे इंसुलिन की वजह से, वो तो क्योंकि अभी भी बड़ा IGF-1 ही का है। स्पाइक कंट्रोल। देखें IGF-1 आपको, IGF-1 के अंदर भी दो होते हैं, LR3 और डी एक याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो वो जो अगर बेसिकली IGF-1 का स्पाइक के थ्रू ही आप मसल बिल्ड करते हो, तो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का कॉम्बिनेशन IGF-1 का स्पाइक देता है। मैंने आपको जैसे बताया था पिछले पॉडकास्ट में, वो इंटरसेक्ट करेगा राइट डोजेज विद द राइट टाइम। आप जब इंटरसेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो ब्लास्ट करेगा IGF-1 का, और फिर आपका मसल गेन होने लग जाएगा। तो ये वाला सिनेरियो होता है। वैसे IGF-1 ग्रोथ हार्मोन कन्वर्ट होता है IGF-1 के अंदर थ्रू लिवर, अगर आप ग्रोथ हार्मोन लेते हो, क्योंकि इंसुलिन लेवल भी देखना पड़ता है कि आपके इंसुलिन का स्पाइक कितना जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल कितना स्पाइक, बहुत डिटेलिंग है वो भी। सो अभी दैट्स फॉर एग्जांपल हमने पेप्टाइड डिस्कस किया, हमने साम डिस्कस किया, हम लोग ने एनाबॉलिक भी डिस्कस कर लिया। मुझे बताओ एक सिनेरियो अगर मैं अभी डिस्कस प्रॉपर तरीके से तो हम नहीं कर सकते, अभी बहुत लंबा हो जाने वाला है, बट अगर मैं एक सिनेरियो दूं कि अ 50 years old चाहिए मैन और वुमेन, लेट्स टेक मैन, अगर उसको अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना है इस वक्त, सही है, 50 साल का बंदा, 50 years 55 years लाइक ओल्डर पर्सन, उसको अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना है, सही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जा रहे हैं नीचे, फंक्शनैलिटी थोड़ी लो हो गई है, मसल मास लो हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि पेप्टाइड से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट TRT पे दैट पर्सन कैन गो? अच्छा पहली चीज़ तो मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जब आप 18 साल के बच्चे हो,
ठीक है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, आपकी एक्टिविटी लेवल भी हाई है, आपकी बोन डेंसिटी भी बेहतर है, आपका मसल मास भी बेहतर है और आप एक्टिव हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन नीचे होने लगता है, आपके पास डिप्रेशन भी आने लगता है, एंजाइटी इश्यूज भी आने लगेंगे, आपका मसल मास भी जाने लग जाएगा, यू लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बुढ़ापे की स्टेज में जाहिर सी बात है इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो खुद एक चीज़ सोचें कि बुढ़ापे की स्टेज में अगर एक चीज़ ड्रॉप कर रही है तो हमें उस पर हॉप ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 100% हॉप ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर टीआरटी पे नहीं जा रहे तो स्टार्ट विथ समथिंग विच इज़ बेसिक, जैसे क्लोमोफिन सिट्रेट ले सकते हैं। ठीक है, क्लोमोफिन सिट्रेट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, कि वो जाहिर सी बात है आपको माइग्रेन भी देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो क्लोमोफिन सिट्रेट को टैकल करने के लिए साथ साथ आपने क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है क्लोमोफिन सिट्रेट सार में सेलेक्टेड एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो है ना, जैसे एंड्रोजन रिसेप्टर मैंने आपको बताया, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ एस्ट्रोजन रिसेप्टर हो गया, टेस्टोस्टेरोन वाला सिनेरियो हो गया, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जब वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, बेसिकली ब्लॉक कर देगा, तो वो उसको एस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम कर देगा बॉडी के अंदर। जब एस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन होना चाहिए, एक हेल्दी एस्ट्रोजन भी आपकी बॉडी में होना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। तो मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका ब्लड विजन होना शुरू हो जाएगा। वो वैसे ही बुढ़ापे में ब्लड विजन हो रहा है, वो भी एक सिनेरियो है। सर्म तो थोड़ा उसको हटा देते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तो लाजमी आते हैं। और केमिकल क्रस्टेशन भी होना शुरू हो जाती है, आप सर में दर्द होता रहेगा हर वक्त, और डिहाइड्रेशन और लिवर टॉक्सिक भी है। इस वक्त हम बेनिफिट्स की जगह हम नुकसानात पर पहुंच गए। हाँ, बेनिफिट्स का सिनेरियो ये है कि हाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल स्पाइक करेगा, ओके, टेस्टोस्टेरोन लेवल स्पाइक करेगा, वो नेचुरल। बट अगेन व्हाट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू गो अबाउट इट? दैट दिस इज वेयर आई एम गोइंग। HCG, HCG, ओके। HCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन इज द मोस्ट सेफेस्ट वे। ठीक है, या तो फिर आप प्रिकर्सर ले लो DHEA, मैंने आपको बताया था प्रिकर्सर है जो क्या है ना, बॉलिक हार्मोन्स का प्रिकर्सर है, वो ले लो। तो वो एक परफेक्ट सिनेरियो है सप्लीमेंटेशन के हिसाब से। अगर हम हट जाएं तीनों चीज़ों से तो DHEA इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो DHEA इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता? प्रो हार्मोन है वो, प्रो हार्मोन है, वो प्रो हार्मोन है, वो अलग सिनेरियो। वो और पुराने जो इस्तेमाल करते थे प्रो हार्मोन इस्तेमाल करते थे, स्टेरॉइड से पहले भी सिनेरियो बहुत सारी चीज़ें थी। कब की बात करो? 1900 में पहुंच गया, तो 1800 ये जब ये आर्नल्ड से पहले वाला सिनेरियो था, ओके। तो वो टेस्टोस्टेरोन था उस समय, मगर प्रो हार्मोन्स भी इस्तेमाल करते थे वो लोग। सही है, तो ये वाला सिनेरियो। अब आगे अगर प्रो हार्मोन्स में अगर आप उस पर ले सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर भी आपने स्टिक नहीं, ECG इज़ अ बेटर ऑप्शन। ECG की एक मिनिमल डोजेस में आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ एस्ट्रोजन ज़रूर होगा, कन्वर्जन ऑफ एस्ट्रोजन को सिर्फ आप ब्लॉक कर सकते हो अरोमासिन लेके या आर्माडेक्स लेके, मगर जाहिर सी बात है वो लिपिड प्रोफाइल बढ़ाएगा, तो आपने वो लिपिड प्रोफाइल को भी अपनी डाइट से मैनेज करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं तो आपने क्या कहते हैं लिपिगेट लेनी है, तो वो मेडिसिन तो चल रही हैं, मगर यूल फील मच मोर। बट एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू TRT की बात करते हैं कि TRT पे किसी को भी आना है या किसी भी किस्म का पेप्टाइड लेना है, आई एम राइट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ओल्डर पीपल, किसी को भी उस पर आना है तो उसके साथ इट इज़ मैंडेटरी ब्लड वर्क एंड साथ में दूसरी चीज़ें मैंडेटरी हैं। TRT पे आप आ रहे हो, TRT की भी डोजेज होती हैं, एक एम्प्यूल नहीं लगता। TRT के पे भी ब्लड वर्क होता है, फिर आपको चेक करा जाता है इतनी डोज इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टार्ट फॉर एग्जांपल 250 mg होता है, इफ आई एम स्टार्टिंग विद लाइक थोड़ी डोज से स्टार्ट किया, आई एम गोना स्टार्ट विद 100 mg। 100 mg इंजेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि उसके ब्लड वर्क में कितना इफेक्ट आ रहा है, वो नॉर्मल रेंजेस में फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। 250 लगाने के बाद हो सकता है वो नॉर्मल रेंजेस से क्रॉस कर जाए, तो वो नॉर्मल रेंजेस में तो नहीं आया ना। वो TRT ये नहीं होता कि एक एम्प्यूल लिया और लगा दिया, वो TRT नहीं है भाई। ये TRT के अंदर भी आपको रेंजेस देखनी पड़ती हैं कि उसकी जो ब्लड शुगर लेवल बोल रहा हूँ, जो आपका जो व्हाट डू यू कॉल दैट, जो रेंज है उस स्पेसिफिक रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसका आपको ये देखना पड़ेगा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ठीक है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के कितना उस चीज़ को बेयर अप कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड उस चीज़ को बेयर अप नहीं कर सकता तो आप TRT पे नहीं जा सकते। तो वो आप उसमें भी एक्सपेरिमेंट करोगे, चेक करोगे लगा के होगा कि नहीं, या उसका कोई पहले से टेस्ट है? ऑब्वियसली प्रोस्टेट ग्लैंड को आप चेक करवाओगे, वो सारी चीज़ों को। प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट तो नहीं हुई हुई, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट भी चेक की जाती है। प्रोस्टेट इन्लार्ज तो नहीं हुआ हुआ, उसके साथ भी प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट अगर हो रही होती है तो उसके साथ भी आपको वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस सप्लीमेंट का, बट वो एक सप्लीमेंट मैं आपको लेटर ऑन मैं बता दूंगा, वो दिया जाता है ताकि आप प्रोस्टेट ग्लैंड को
ऊपर मतलब कि ओवरली वो ग्लैंड बढ़ना शुरू ना हो जाए, ठीक है ना, तो वो मतलब कि इन्लार्जमेंट होना शुरू हो जाए, तो ये वाला सिनेरियो। यार डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाए घर में। अच्छा, ये तो इतनी मेडिकेशन और इतने आप हार्मोन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, अब वो सारी चीज़ें एजुकेट करने तो नहीं बैठेगा अपने आप को। डू वी हैव एक्सपर्ट्स जो आपको ये गाइड कर सकते हैं? पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपर्ट्स हैं। कि मुझे 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 लगता है कि डॉक्टर्स को ये बातें पता होनी चाहिए, नहीं पता। या फिर कोई ऐसा पैनल होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर्स के साथ न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर साथ में है उस पैनल पे, और जहाँ पे वो लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि ओके दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू टू मेक योर लाइफ बेटर। सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरनेशनली भी बहुत सारे डॉक्टर्स को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। ये बॉडी बिल्डर्स ने अपनी जो ये रिसर्च स्टडीज़ हैं, या फिर बॉडी बिल्डर्स एक फोरम पे, बॉडी बिल्डिंग फोरम पे जाके पूरी चीज़ें डिटेलिंग दे रहे होते हैं, या आपस में बात कर रहे होते हैं। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ इसके साथ कुछ सिनेरियो हुआ, तो उसने अपनी चीज़ शेयर की, गेटिंग इट। अब इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी बिल्डर्स खुद ही उन्होंने यूज़ करना शुरू की रिसर्चेस के थ्रू, वो सारी चीज़ों के थ्रू। साइंटिफिक रिसर्चेस भी हैं उसको बैक कर रही हैं, कुछ साइंटिस्ट ने भी रिसर्चेस की हैं, कुछ बॉडी बिल्डर्स भी खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। स्पेशली बाहर के भी डॉक्टर्स अगर कुछ चीज़ों में बॉडी बिल्डर्स से पूछ रहे होते, बॉडी बिल्डर्स के पास अगर बॉडी बिल्डर्स भी जाते हैं ना, तो वो बॉडी बिल्डर्स को बोलते हैं कि यार यू नो द बेस्ट, क्योंकि तुम एक अरसे से करते आ रहे हो इस चीज़ को, कि किस तरह आपने मैनेज करना है। हाँ, बाहर मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर्स ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस मामले में, ठीक है। आपके स्पोर्ट्स डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, आपके टीआरटी क्लिनिक्स ज़्यादा हैं। तो टीआरटी क्लिनिक्स जो डॉक्टर्स हैं ना, वो भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे होते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। उनके पास भी ऐसे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि यूनिक केसेस आ रहे होते हैं। हर केस, हर बंदे की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और टीआरटी क्लिनिक्स तो बाहर तो इस वजह से भी खुले हुए हैं क्योंकि एलजीबीटी वाला सिनेरियो जो चल रहा है, वो कन्वर्जन जो हो रही है, मतलब कि वो अपने आप को मेल जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी टीआरटी क्लिनिक्स खुले हुए हैं। क्योंकि जब विमेन टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करेगी तो वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया ना उसका, वो जाहिर सी बात है मेल फीचर डेवलप करना शुरू कर देगी सारी चीज़ें, तो इस वजह से भी खुले हुए हैं वो टीआरटी क्लिनिक्स। बट स्टिल मैं अभी भी एक ओल्डर एज पे ही अटका हुआ हूँ कि अगर किसी को करना है तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर्स के पास अगर जाता है, वहाँ पे बोलता है क्योंकि टीआरटी के ऊपर तो रिसर्च है, ये इट इज़ अवेलेबल, ये साइंटिफिक बिल्कुल रिसर्च ऐसे भी है। डॉक्टर मैं किसी को जानता हूँ, उन्होंने एक अपना मसला शेयर किया, डॉक्टर थे, डॉक्टर ने ये एम्प्यूल लिया, ये इंजेक्ट कर दिया, 250 mg टेस्टोस्टेरोन उन्होंने इंजेक्ट कर दिया। अब मैं उनसे पूछूं यार 250 mg टेस्टोस्टेरोन से पहले आपको डॉक्टर ने ब्लड वर्क करवाया था? बोले नहीं। अच्छा, तो आपने उसकी ना लिपिड प्रोफाइल देखी ना कुछ और देखा, आपने डायरेक्टली 250 mg टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी में। पहली चीज़ तो ये कि आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसे इफेक्ट करेगी, आपका लिवर टॉक्सिक है या नहीं है, आपके एलएफटी रिजल्ट्स क्या हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी किडनी रीनल फंक्शन कैसा है, वो कितना है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हुई है, वो हुई हुई है नहीं हुई हुई। तो ये सारी चीज़ें देखे बगैर आप टीआरटी कैसे रिकमेंड कर सकते हो एक 40-45 साल के बंदे को? यार 40 भी बता रहा हूँ, 45-50 की एज की तो थे वो, उनको डॉक्टर ने टीआरटी लगा दिया, और वो भी 250 mg लगा दिया। बाद में ये टेस्ट करवा के चेक किया कि कितना कहाँ तक पहुँचा? नहीं, मेरी बस उनसे मेरी कॉन्वर्जेशन हुई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला भाई चलो सही है वो, बस। और फिर वो वापस उस डॉक्टर के पास चले गए उसके बाद? हाँ, बस मेरी बस इतनी कॉन्वर्जेशन हुई है। तो मैं उस मामले में, देखें मसला ये है कि हम एक गाइडलाइन दे सकते हैं ना। अब वो जो एक पाकिस्तानी अवाम थोड़ी सी ना, मतलब एक पढ़ी लिखी अवाम भी जाहिल है, डॉक्टर बोलेगा तो वो सही है। अगर कोई बंदा जिसकी रिसर्च स्टडी अगर उसकी ये समझने की बैकिंग है, या उसने उसके ऊपर काम किया हुआ है, या उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन टीआरटी मुझे नहीं पता आपकी यहाँ पे कौन कौन करा रहा है, शायद आगा खान में कोई करा रहा हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि मतलब मेरे तो कोई किसी से पाला नहीं पड़ा भाई। और ना मेरे, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सिनेरियो मैंने पिछले आपको बताया भी था कि एक बंदे का मेरा दोस्त था, उसके पास डॉक्टर के पास वो गया था, तो वो तो नेचुरली जो कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक होने की वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन नीचे आ गया था। वो तो अभी उसकी एज भी कम थी, 24-25 साल का लड़का था यार।
उसका 19 आया हुआ था टेस्टोस्टेरोन नैनोग्राम, मतलब बहुत नीचे आया हुआ था। तो अब उसको 19 में आपको वो फिगर नहीं बता रहा, वो मैं आपको 19 टेस्टोस्टेरोन बता रहा हूँ, 19 हुआ हुआ था और रेंज 250 थी। 19 टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, मिनिमम रेंज 250 और 19 आ रहा था। ठीक है ना, वो मैं दूसरी नैनोग्राम पर डेसीलीटर वाली रेंजेस में नहीं जा रहा, वो तो वो रेंजेस देखनी पड़ेंगी, वो मगर वो मैं वो वाली रेंज की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल 250 टू 700 टू 750 की रेंज में होता है, उसमें 19 आ रहा था। ठीक है ना, तो अब जब 19 आ रहा है तो आप सोचो नैनोग्राम पर डेसीलीटर अगर 19 आ रहा है तो आप सोचो उसके टेस्टोस्टेरोन कितना सप्रेस हुआ हुआ, और उसको डॉक्टर दे रहा है एक हर्बल टैबलेट जो कि किसी कंपनी ट्राइगनल, पता नहीं कोई कंपनी है, मतलब आप ट्राइगनल कोई नाम से कोई टैबलेट्स आती हैं, वो उसको वो दे रहा है जिसमें ट्रैबुलस है। वो आपको लिबिडो स्पाइक करेगा, वो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं करेगा भाई। अश्वगंधा भी टेस्टोस्टेरोन पे काम डायरेक्टली नहीं करेगा, वो कॉर्टिसोल लेवल को मिनिमाइज करेगा, तो फिर वो काम होने लगेगा, तो फिर वो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी उसको नॉर्मलाइज होने में। वो जब मेरे पास आया, जब उसने उसकी रिपोर्ट देखी, तो मैंने उसको सिंपल बोला भाई टीआरटी टेस्टोस्टेरोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है कहते हैं नॉर्मल क्लोमेट और HCG की मिनिमल डोजेज से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले HCG से स्टार्ट करो, फिर हम क्लोमोफेन सिट्रेट पे आएंगे, क्योंकि HCG पहले दिया जाता है, फिर क्लोमोफेन सिट्रेट दी जाती है, ताकि हम इवन दो जब हम कोई भी पोस्ट साइकिल थेरेपी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो पहले HCG चलता है, फिर क्लोमोफेन सिट्रेट या नॉर्वोडेक्स चलता है। मैंने उससे पहले पूरा ब्लड वर्क करवाया, ब्लड वर्क करवाने के बाद मैंने चीज़ें ली, मैंने उसको बोला आप ये इस्तेमाल करो। यकीन माने विद इन अ मंथ और 2 उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था पहले 450 पे आया, और विद इन नेक्स्ट मंथ उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो था अप्रॉक्सीमेटली 750-800 की रेंज में था 2 महीने के अंदर। और उसको छोड़ने के बावजूद, उसको छोड़ने के बाद भी उसका टेस्टोस्टेरोन वही मेंटेन रहा। बस मैंने उसको बोला अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लो और स्ट्रेस नहीं लो। तो वो अगर डॉक्टर के चक्कर में रहता तो उसकी तो शादी ये थी सामने यार, तो 6 महीने बाद उसकी शादी थी, तो वो क्या करता। लाइक एट दिस पॉइंट मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा यार, जो भी अगर कोई सुन रहा है तो मेक एन एजुकेटेड डिसीजन। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि वो भी एक बन जाती है ना कंट्रोवर्सी यार कि ये लोग डॉक्टर नहीं ये बातें ये कर रहे हैं। वो यार दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर अगर हट की भी अगर बात करें, दुनिया के वर्ल्ड वाइड कोचेस बैठे हुए हैं। स्टेरॉइड यूएस में भी लीगल नहीं है, स्टेरॉइड कनाडा में भी लीगल नहीं है भाई, तो आप उधर भी तो कोचेस ले रहे हैं ना। ओलंपिया के स्टेज पे स्टेरॉइड चल रहा है भाई, इतना बड़ा बंदा विदाउट स्टेरॉइड लिया है तो बगैर तो नहीं बना हुआ। ओलंपिया की स्टेज पे वो लोग स्टेरॉइड लेके बने हुए हैं, तो स्टेरॉइड कहीं ना कहीं से उनके सोर्स हो रहा है ना भाई। बेसिकली इट्स वही वाली है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप लीगली बोल लो, लीगली बोल लो, लोग लेके स्टेज पे खड़े हैं, बस आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेरॉइड लेके, अब तो वो बोल भी रहे हैं कि हम स्टेरॉइड लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं, ट्रेंड लेते हैं, ये चीज़ें मगर वो मिल नहीं रहा इस तरह, वो वाला सिनेरियो है। अभी हम लोग बस ऑलमोस्ट थोड़ा हम एंड पे हैं पॉडकास्ट के, तो बड़ी क्विकली हम चलते हैं स्टैक के ऊपर के जो एक बॉडी बिल्डर का स्टैक है उसमें कौन कौन से स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, बल्क फेज में कौन सा यूज़ होता है, कट फेज में कौन सा यूज़ होता है। लेट्स जस्ट गेट ऑन इट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ी चीज़ इसमें बेहतर कर दूं कि भाई सबसे पहले डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर अगर फॉर एग्जांपल जैसे डेकाड्यूरन बोलन एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो डालेंगे तो वो फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करोगे तो फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, मतलब वाटर रिटेंशन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। यू गेन मोर स्ट्रेंथ, बट वो पावर लिफ्टर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जॉइंट हेल्थ के लिए बेहतर होता है, सारी चीज़ों के लिए बेहतर होता है। बट ये सिनेरियो है कि अगर आप 19 जैसे कि 19 नॉट डेरिवेटिव है, वो भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाता है, सारी चीज़ें। तो डेकाड्यूरन जो स्टैक अगर बॉडी बिल्डर करता है तो मैं समझता हूँ वो यूजलेस है, ठीक है, वो यूजलेस मतलब कंपाउंड है कि आप उसको स्टैक नहीं करो। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो मल्टीपल स्टैक्स हैं, ठीक है। बेस हमेशा एज अ बॉडी बिल्डर अगर आप लेते हो तो आपकी बेस टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन के बाद अगर उस पर आप डाइट अच्छी रखोगे तो आप लीन भी होगे। अगर आप अपनी डाइट क्रैश करोगे, यू कैन ईट जंक, तो उस पर आपका रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। आप वाटर अपलोड करोगे क्योंकि अरोमेटाइजेशन भी होगी, सारी चीज़ों की। फिर वो डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी, कि कुछ लोगों की जेनेटिक एक्टिव मॉड्स होती है। मैं आई स्टिल बिलीव इन दो सेमेटोटाइप्स,
मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ्स, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, क्योंकि किसी की बॉडी वाटर टेंशन ज़्यादा करती है बॉडी, मेसोमॉर्फ्स की नहीं करती, मेसोमॉर्फ ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, एक्टोमॉर्फ्स की तो बॉडी के ऊपर फैट गेन ही नहीं होता, उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा होता है, तो उनके अगर वो टेस्टोस्टेरोन या डाइकोटिल नहीं चलाओगे तो दे कैन लुक मोर लीनर, बट वो भी डिपेंड करता है कि बॉडी जेनेटिक्स क्या है, उसके हिसाब से कंपाउंड डिज़ाइन किया जाता है सारी चीज़ें। अब आप मुझे बताएं कौन से कंपाउंड के बारे में बात करनी है, तो मैं उसके हिसाब से बात कर लूँगा। मैं सिर्फ जो व्हाट आई वांट के कोई भी अगर देख रहा है उनको एजुकेट अगर आपको करना हो इस वक्त विद अ वेरी सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, तो आप किस तरह करोगे बेस्ड ऑन कि वो एक ही बार ये बात सुनने वाला है, ही इज़ नॉट रीचिंग आउट टू यू, वो अभी ताकि वो ये सुन के थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर सके अबाउट स्टेरॉइड्स। बॉडी बिल्डर की बात हो रही है, बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर की बात हो रही है। बॉडी बिल्डर सबसे ज़्यादा जो अगर फॉर एग्जाम्पल उसने स्टार्ट करना है तो अपनी बेस पर टेस्टोस्टेरोन बनाए, वो अपनी डाइट अच्छी रखे, वो अपनी बेस टेस्टोस्टेरोन बनाए, लेट्स सी हाउ इट गोज़ कि रिजल्ट कैसा आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी डोजेज बढ़ाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ही करना स्टार्ट विद 250 mg, ठीक है, पर वीक के हिसाब से 4 वीक्स का स्टैक रखेगा, देखिएगा क्या प्रोसेस है। साथ साथ HCG इंक्लूड कर सकता है इफ़ उसको HPTA सिस्टम को डैमेज नहीं करना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को डैमेज नहीं करना, तो वो HCG का इंटेक कर सकते हैं साथ साथ, ताकि टेस्टिकुलर फंक्शन भी चलता रहे। यूजुअली वो लोग नहीं करते, यूजुअली लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी की तरफ जाते हैं, वो भी एक सिनेरियो है कि आप पहले टेस्टोस्टेरोन चला लो फिर उसके बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी की तरफ जाओ, ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है। दूसरा, अगर उस पर ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो उसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने ये साइकिल की, अब आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और रिजल्ट चाहिए, यू कैन ऐड ऑन प्राइमोबुलोन, ठीक है। प्राइमोबुलोन आप जब ऐड ऑन करोगे तो वो DHT ड्राइव कंपाउंड है, सेफेस्ट कंपाउंड है, और मिथाइल ग्रुप से तो थोड़ा बहुत लिवर के ऊपर थोड़ा सा हार्श होता है, थोड़ा सा लिवर के ऊपर, बट वैसे इतना कोई आपको नुकसान नहीं देगा। तो प्राइमा कंबाइनिंग विद टेस्टोस्टेरोन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन एज अ बेसिक। पहली स्टैक की बात नहीं कर रहा, दूसरे तीसरी साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। यूजुअली लोग डायनाबॉल से स्टार्ट करते हैं, आई डोंट रिकमेंड डायनाबॉल, क्योंकि गायनोकॉमेस्ट्रिया कॉज होता है, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो आई डोंट रिकमेंड दैट। ये ना एनोड्रोल ना डायनाबॉल, आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि वो ब्लोटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो आपको ये समझ लें कि वाटर टेंशन ज़्यादा बढ़ाएगा आपकी बॉडी में, तो वो आई डोंट रिकमेंड दैट। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल उसको स्टैक कर रहे हो किसी कंपाउंड के साथ जो कि DHT कंपाउंड है, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर जेनेटिक्स एज वेल। अब उसमें जेनेटिक्स भी तो आ गई ना। अब एक्टोमॉर्फ्स को मैं डायनाबॉल दूंगा, उसके ऊपर इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, मैं अगर एंडोमॉर्फ्स को दूंगा वो वाटर टेंशन ज़्यादा करेगा। तो मुझे उसकी जेनेटिक भी असेस करनी है, फिर दे के भी असेस करना है कि भाई कि कितना रिजल्ट देगा कितना नहीं दे रहा, अगर वाटर टेंशन बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितनी डोजेस सेट करनी कितनी नहीं करनी। तो बेसिक आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। सम टाइम यू कैन स्टार्ट विद द डायनाबॉल अलॉन्ग विद नोलवर्डेक्स वगैरह ऐड ऑन कर लो सर्म्स, ताकि आपको गायनोकॉमेस्ट्रिया कॉज ना हो। फिर टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर लो, ठीक है, फिर टेस्ट और प्राइमाबुलोन इस्तेमाल कर लो। फिर डिपेंड करता रहता है कि आप किस तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। समटाइम पीपल यूज़ एक्यूपॉइज। यूजुअली पाकिस्तान में जो साइकिल चल रही होती है वो डायका और टेस्टोस्टेरोन की चल रही होती है, जो कि बहुत ही आई डोंट थिंक कि मतलब एक अच्छी साइकिल है, क्योंकि डायका टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन तो हो ही रही है, टेस्टोस्टेरोन अरोमाटाइज हो रहा है, वो एस्ट्रोजन तो बढ़ाया रहेगा। डायका के साथ वो और एस्ट्रोजन बढ़ाएगा और प्रोलैक्टिन भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आपको गायनोकॉमेस्ट्रिया के चांसेस मल्टीप्लाई होगा आपके। अगर टेस्ट के साथ आप डायनाबॉल डालोगे तो उसमें भी यही सिनेरियो है, क्योंकि डायनाबॉल एक वेट कंपाउंड है, वो वाटर टेंशन बढ़ाएगा, अगेन गायनोकॉमेस्ट्रिया कॉज होगा, क्योंकि वो एस्ट्रोजन तो बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन भी अरोमाटाइज होकर एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। तो उसके साथ साथ आपने सर्म्स डालने हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो है, या फिर आपने कोई ऐसा कंपाउंड डालना है। वही वाली बात होगी ना, फिर आप स्टैकिंग की तरफ और स्टैकिंग की तरफ आ रहे हो, ये वाला सिनेरियो है। तो पहली साइकिल हमेशा बेस टेस्ट होगी, सर्म्स डाल दो थोड़े बहुत, वो चलेगी। दूसरी फिर उसके अंदर कोई DHT कंपाउंड डाल दो। DHT कंपाउंड डालना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। हाँ, अगर आप कोई मेस्टोरॉन DHT के साथ अगर डेकाड्यूरेनोबुलिन डाल लो दैट इज़ फाइन, वो आपके प्रोलैक्टिन को भी सप्रेस करेगा और एस्ट्रोजन को भी सप्रेस करेगा, बट डिपेंड करता है कि वही कि बंदे की जेनेटिक्स ऐसी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट गो फॉर अ प्रो बॉडी बिल्डिंग शो या सारी चीज़ों में, फिर उसमें ट्रेनबुलोन डलता है, क्योंकि उसके बगैर वो जो मसल मेच्योरिटी और जो आपको जो हार्डनेस और फाइबर्स जो आपको चाहिए होते हैं मसल के अंदर, मसल प्योर डेफिनेशन जो चाहिए होती है वो नहीं आती, वो ट्रेन के बगैर नहीं आती। ट्रेन तो फिर वो तो डैडी ऑफ ऑल स्टेरॉइड है। वो जहाँ के सिस्टम में डला, यू कैन चेंज विद इन अ वीक, इतना मैसिव चेंज आएगा आपकी सोच है
क्योंकि वो नेचुरली भी IGF-1 की स्पाइक करता बट उसका साइड इफेक्ट्स भी इतना ही हार्श है. है. मैसिव साइड इफेक्ट्स. व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? पहले प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो होना ही होना है. HPT सिस्टम को आपको मेजरली डैमेज करेगा. मतलब कि उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को रिवाइव करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अपना नॉर्मलाइज कर लो. अगर आप नॉर्मलाइज कर भी लोगे तो आपको उस करने में ही तकरीबन 1.5 साल लग जाएगा, या 2 साल 1 साल लग जाता है. बाय जस्ट वन साइकिल, आफ्टर वन साइकिल. डिपेंड करता है ना कि ट्रेंड की डोजेस क्या रखी गई हैं और क्या नहीं रखी गई. मगर ट्रेंड बहुत हार्श होता है. कुछ लोगों के सिस्टम पे बहुत हार्श होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता. हर बंदे की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है. मगर ट्रेंड आपको मेनिएक बना देता है. यू कैन बी इनसेन. आप यू वेरी सिंपल, यूल बी विमेन मोर ऑन पीरियड्स. जिस तरह वो इफेक्ट बंदे के वो उस तरह जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही होती है वुमेन, उसको हर चीज़ बुरी लग रही होती है. आप भी हर चीज़ में चिड़चिड़ा रहे होगे. आपको यूल बी मोर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कि भाई अपने बारे में सिर्फ सोच रहे होगे, दूसरा भाड़ में कुछ वाला सिनेरियो नहीं. तो ट्रेंड वाला गेम करता है. और ट्रेंड पे आपकी, जब आप ट्रेंड पे हो तो आपकी सेक्स ड्राइव लाइक मैसिव हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा मैसिव हुई हुई होती है. तो यूजुअली तो इंटरनेशनली जो कोचेस भी अगर अपनी पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ट्रेंड पे उसके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा. और ज़्यादातर ट्रेंड पे जो चीट करने के चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं. वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है. मतलब आप मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. I think I get the point very well. So I think after speaking to you another hour, I think all I can say कि यार जो भी अगर कोई भी कुछ डिसाइड करे, चाहे वो TRT करने के सोच रहा है या फिर वो बॉडी बिल्डिंग में जाने का सोच रहा है, आई थिंक अपनी रिसर्च प्लस फाइंडिंग अ राइट पर्सन, आई थिंक ये बड़ा एक टास्क है जो किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो राइट पर्सन मिलता नहीं है इसके लिए. प्लस अपनी रिसर्च भी, बंदा कितनी रिसर्च करे. देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी अगर रिकमेंड करता हूँ ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई हॉप ऑन करना भी जा रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर सेफर कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे प्रामो हो गया, टेस्ट हो गया, और यू कैन ऐड मोर पेप्टाइड्स टू इट ताकि आप जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सको, मिनिमाइज कर सको अपने साइड इफेक्ट्स को. तो ये एक बेस्ट साइकिल होती है. क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं? सेल मल्टीप्लिकेशन करता है. एक छोटा मसल सेल डेवलप करेगा. एंड्रोजन जो कंपाउंड आप डालोगे, टेस्टोस्टेरोन डालोगे, प्रामाबोलोन डालोगे या मेस्ट्रोन डालोगे, वो क्या करेगा? उस सेल को बड़ा करना शुरू करेगा, मैच्योर करना शुरू कर देगा. तो इस तरह मसल सेल मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एट द सेम टाइम मसल सेल मैच्योर भी हो रहा है, ये ग्रोइंग इन साइज. ठीक है, और वो बहुत सेफ है. वो सेफ अप्रोच है. उस पर चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है, क्योंकि आप उससे बाहर इजीली आ सकते हो. अगर फॉर एग्जांपल आप साथ साथ ECG भी इस्तेमाल कर रहे हो, या अगर आप नहीं भी कर रहे हो, तो वो सेफ कंपाउंड है. इतना HPTA सिस्टम को आपको डैमेज नहीं करेगा. डिपेंड करता है कि आपकी डोजेस क्या सेट हो रही हैं. अगर इफ़ यू आर विलिंग टू रिलाई ऑन TRT फॉर एवर एज अ प्रो बॉडी बिल्डर, तो फिर तो आप उस कैटेगरी से हट जाओ. फिर तो आप अब्यूज़ करे बगैर तो आप फिर उस स्टेज पे जा ही नहीं सकते. आपको अब्यूज़ करना है, ट्रेन भी अब्यूज़ करना है, विंस्टॉल भी अब्यूज़ करना है, मेस्ट्रोन भी अब्यूज़ करना है, सब अब्यूज़ करना पड़ेगा आपको. और ग्रोथ भी अब्यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप उस प्रो शो को खेल सको. मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं एक बड़े प्रो शो की बात कर रहा हूँ. कराची में भी लड़के इस्तेमाल कर रहे होते हैं. मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ भाई, मैं क्या झूठ बोलूँ. जब मैं कराची का टाइटल जब विन किया था तो मैंने अब्यूज़ किया था. शायद आई वाज अब्यूजिंग ग्रोथ हार्मोन एज वेल, शायद आई वाज अब्यूजिंग ट्रेनबुलोन एज वेल. बट उससे निकलने में मुझे टाइम लगा भाई. उसका जो मेंटल इफेक्ट भी और मेरी बॉडी पे जो इफेक्ट आया, उससे निकलने में मुझे 1-1.5 साल लगा. अभी आई एम completely natural without, I'm not using any kind of steroid right now, बट मेरी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है. मगर उस टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन वो चीज़, वो बहुत बड़ी सफरिंग थी. वो लोग वो टाइम ड्यूरेशन, इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते. एज अ कोच आई न्यू दैट कि भाई मुझे ये चीज़ बर्दाश्त करनी है, ये फ्रेम है. अगर इफ़ आई वांट टू बी कम्प्लीटली नेचुरल, तो मुझे वो टाइम फ्रेम मुझे बेयर करना है. वो जो भी उसमें अगर मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं मुझे, इफ़ डिप्रेशन फेज हो रहा है, या एनजाइटी हो रही है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, या इफ़ आई एम नॉट गोना फंक्शन प्रॉपर्ली, कुछ भी XYZ कुछ भी हो रहा है, तो वो मुझे फेस करना है. तो मैंने वो फेस किया. साथ साथ मैंने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी लिए, 10 चीज़ें ली मैंने. HCG भी लिया एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक.
क्योंकि जितना बड़ा स्टैक होगा, जितने अरसे का स्टैक होगा, उसके हिसाब से आपकी पीसीटी भी उतनी बड़ी होगी भाई। इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं कर सकते। तो यूजुअली पीपल जो बहुत सारे कोचेस ये भी बोलते हैं कि भाई फिर हमें ऑफ आना ही नहीं है, हमने रिलाई ही टीआरटी पे करना है, क्योंकि दे वांट टू प्रिजर्व देयर मसल मास एंड द एस्थेटिक लुक। बट मुझे नहीं करना। मैंने एक शौक पूरा किया, मैंने सारी चीज़ें की, बट एक जो है कहते हैं आई एम फाइन विद नेचुरल वाला सिनेरियो, क्योंकि मुझे पता है हाँ लेटर ऑन इन लाइफ मे बी आई एम गोना हॉप ऑन टीआरटी मे बी आफ्टर 45, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर मी, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर आपने दूसरी दवाइयों को भी देना है, फिर आपने हर वक्त अपनी मील्स को भी देखना है कि भाई इस टाइम पीरियड में मेरी मील होनी चाहिए, फिर मेरे लिपिड प्रोफाइल भी सही होने चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें जब मैं अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा तो मैं फिर काम कैसे करूँगा, क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू जस्ट लाइक ट्रेनिंग योर क्लाइंट्स, तो आपको खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा होता, आप कभी कभी जंक भी खा लेते हो, कुछ भी अवेलेबल है चलो खा लो यार जल्दी जल्दी मुझे क्लाइंट को ट्रेन करना है। तो उस सिचुएशन में तो मैं अपनी बॉडी के साथ रिस्क नहीं खेल सकता, और फिर ब्लड वर्क करवा रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग रियली एक्सपेंसिव कि आपको हर 3 महीने बाद ब्लड वर्क चाहिए, हर 3 महीने बाद आपको रिजल्ट चाहिए मेरे के ब्लड वर्क के, और फिर सारे टेस्ट करवाओ, कोई 30-35 हज़ार रुपये के तो टेस्ट हो जाएंगे, फिर मेरी डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए, 60-70 हज़ार रुपये की मेरी डाइट हो जाएगी, फिर टेस्टोस्टेरोन का खर्चा अलग, फिर डीएसटी ताकि फ्री टेस्टोस्टेरोन स्पाइक कर सकूँ, ताकि प्रोवरोन लेनी पड़ेगी या कोई डीएसटी कंपाउंड लेना पड़ेगा, वो अलग खर्चा। तो ये फिर ये चलता रहता है। ये वो कर सकता है जो अपनी एक लाइफ में सेटल हो चुका है, एंड नाउ he wanna look good and maintain his testosterone level for later time, तो वो सिनेरियो सही है। मगर एज अ नॉर्मल आप चीज़ों को लेके चलोगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप जो बहुत सारे ट्रेनर्स टेस्टोस्टेरोन लेके लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि मैं पीसीटी करूँगा मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, मगर उनको ये नहीं पता चलो बाद में लेटर ऑन इन लाइफ, क्योंकि आप जितने छोटे हो गए ना, आप फॉर एग्जाम्पल फिर 24-25 इस टाइम पे आपने स्टेरॉइड इस्तेमाल करना शुरू किया, उस टाइम पे आप सिर्फ बॉडी को सोच रहे हो। लेटर ऑन लाइफ जब आप फैमिली की तरफ जाओगे तो आपने बच्चे करने नहीं करने, सारी चीज़ें होनी नहीं होनी, ये चीज़ आप उस वक्त डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये आप बाद में डिसाइड कर रहे हो। तो दिस इज़ गोना इम्पैक्ट योर लाइफ लेटर ऑन एज वेल। तो तरीके की गाइडेंस, तरीके से चलना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बच्चा तो चलो हो जाता है, चाहे कितना ही आप टेस्टोस्टेरोन वगैरह लो, सारी चीज़ें वो हो जाता है, बट उसके अंदर भी तो आपको प्रोसेस में ना आपको बहुत सारी पेप्टाइड्स लेने, खर्चा करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो वो इतना खर्चा करना ही क्यों है? जिसका शौक है उसको करना है, अब जिसको क्या शौक है कर सकते हैं, उसको, हाँ, करना जिसको शौक है उसको करना है, और जो करता है तो फिर तो पैसा भी लगाए। क्योंकि अगर कोई 20 ईयर्स ओल्ड 25 ईयर्स ओल्ड कोई कर रहा है तो वो इतना तो वैसे सोच नहीं रहा, और जो खर्चा कर रहा है वो कर रहा है, जो कोचेस को खर्चा दे कर रहा सकता है ना, मैं बोलता हूँ वो फिर ले ले, वो टीआरटी कर ले, ठीक है ना, पुट कर सकता है फिर टीआरटी, वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर इम्प्रोवाइज कर सकता है, ठीक है ना। वो कंपाउंड्स देके भी बहुत सारी मेडिसिन, अब जैसे ग्लूटाथियोन है, ग्लूटाथियोन अगर आप वो ये समझ लो कि मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है, कह लो कि वो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, क्योंकि वो आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। तो वो भी आप लेने के लिए जाओगे, फिर आपको दूसरे सप्लीमेंट्स, जिंक भी लेना है, मैग्नीशियम भी लेना है, सारी चीज़ें भी लेना है, वो सिर्फ आप सप्लीमेंट का स्टैक जो आप अपने साथ जमा करोगे 25-30 हज़ार रुपये का, तो वो स्टैक है, मतलब ये एक महंगा खर्चा है भाई। ये ग्लूटाथियोन तो लोग नॉर्मली ऐसे ही लगा रहे हैं, वो तो ले सकते हैं, वो तो चलो ले सकते हैं, उसको ग्लूटाथियोन का भी मसला नहीं है, बट एक बात कर रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन, टेस्टोस्टेरोन टीआरटी पे भी यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिनिमाइज हो सके आपकी बॉडी में, क्योंकि जब आप टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करते हो वो एक्सोजेनस हार्मोन है, आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर रही होती, नेचुरल बिल्डअप नहीं है वो, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कभी और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप ग्लूटाथियोन इस्तेमाल करोगे, 10 चीज़ें करोगे, ग्लूटाथियोन लेने के लिए जाओगे 5-6 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाएंगे, तो बड़ा एक स्टैक लेके चलना पड़ता है आपको। Well, that was quite a long conversation. So एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट जस्ट मैं ये बोलूँगा, अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, फर्स्ट थिंग ऑलवेज थिंक अबाउट के इज़ इट रियली वर्थ इट। एग्जैक्टली, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई थिंक किसी को भी सोचना चाहिए। एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो, फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ, फाइंड अ गुड कोच, गेट योर ब्लड वर्क डन, एंड देन उसके बाद ही डिसाइड करो कि आप वो करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहा। एंड इफ़ यू आर ओल्डर, देर आर बेनिफिट टीआरटी के, तो फाइंड अ गुड डॉक्टर, फाइंड अ गुड कोच, एंड देन गेट ऑन इट। एंड thank you, Tala, Thank you for so much. another podcast. So inshallah we'll
सी यू अगेन इन सम टाइम इंशाल्लाह थैंक यू थैंक यू